चलिए आइए बात करते हैं। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? कुछ क्वेश्चन करने को दिए थे क्या आपको शायद से? ये वैल्यूएशन ऑफिसर वाला अपन ने पॉइंट पढ़ लिया था, याद है आपको? बैठो। वैल्यूएशन ऑफिसर वाला पॉइंट मैंने आप लोग को बताया था। वैल्यूएशन ऑफिसर वाला पॉइंट बताया था आपको। क्या था वैल्यूएशन ऑफिसर वाला? बताओ। अगर आपको एसडीवी ज्यादा लग रही है, अगर आपको क्या लग रही है, एसडीवी ज्यादा लग रही, तो आप किसके पास जाते हो? वैल्यूएशन ऑफिसर के पास। कि पहले आप जाते हो असेसिंग ऑफिसर के पास। असेसिंग ऑफिसर रेफर करता है वैल्यूएशन ऑफिसर को, ठीक है, कि एसडीवी जाके चेक करके आओ। अगर वैल्यूएशन ऑफिसर ने एसडीवी बढ़ा दी एज पर वैल्यूएशन ऑफिसर, तो कौन सी एसडीवी लोगे? पुरानी वाली एसडीवी। के बाद समझ में नहीं? और अगर वैल्यूएशन ऑफिसर ने एसडीवी कम कर दी, अगर वैल्यूएशन ऑफिसर ने क्या किया, एसडीवी कम कर दी, तो फिर कौन सी एसडीवी लोगे? नई वाली। ये याद है? अच्छा, और हमने क्या पढ़ा था कि अच्छा कब एसडीवी लेते हैं? अगर आपका एक्चुअल कंसिडरेशन, अगर आपका एक्चुअल कंसिडरेशन एसडीवी से ज्यादा है, अगर आपका, सुनना ध्यान से, एक्चुअल कंसिडरेशन एसडीवी से ज्यादा है, तो एफवीओसी क्या होगा? एक्चुअल कंसिडरेशन। अगर आपका एक्चुअल कंसिडरेशन एसडीवी से कम है, अगर आपका एक्चुअल कंसिडरेशन एसडीवी से कम है, तो क्या करोगे? एक्चुअल कंसिडरेशन में 10% जोड़ोगे। फिर देखोगे कि एसडीवी ज्यादा है कि एक्चुअल कंसिडरेशन प्लस 10% ज्यादा है। अगर एसडीवी ज्यादा आया तो एसडीवी, और अगर एक्चुअल कंसिडरेशन ज्यादा आ गया तो फिर एक्चुअल का 10% हटा के सिर्फ एक्चुअल कंसिडरेशन को ले लेंगे, एफ वी ओ सी। याद है? इतना अपन ने पढ़ा था कल की क्लास में। ठीक है, इसके क्वेश्चन अपन ने नहीं किए थे क्या? ये वाला केस 14 हुआ है कि नहीं हुआ, ये बताओ। नहीं हुआ ना केस 14? आओ। मिस्टर दिव्येश, मुझे याद आ रहा है मैंने करके आने बोला था ऐसा, मुझे मेरा दिल बोल रहा है। मिस्टर दिव्येश हैज अ हाउस प्रॉपर्टी, रुक बेटा आदर्श तेरे को बता रहा हूं मैं। हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर्ड ऑन 14/10/2022। 14/10/2022 को क्या किया उसने? 8 लाख का घर खरीदा। कहाँ मिलता है 8 लाख का घर, बता दो। ठीक है, ही सोल्ड सच प्रॉपर्टी फॉर 7 लाख टू वत्सल ऑन 16/8/23। 8/14/10/22 को खरीदा और 16/8/23 को क्या कर दिया? बेच दिया। पहले बताओ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा कि शॉर्ट टर्म? प्रॉपर्टी के लिए क्या देखते हैं? 1 साल, 2 साल, 3 साल? प्रॉपर्टी के लिए क्या देखते हैं? 2 साल। ठीक है क्या? 14/10/22 हुआ है को खरीदा उसने, और 16/8/23 को क्या कर दिया? बेच दिया। तो दो प्रीवियस ईयर तो सीधे सीधे नहीं हुए हैं। क्या बात समझ में आई है? स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी, द पर्पस ऑफ लिवाइंग स्टैम्प ड्यूटी अडॉप्टेड वैल्यूज 12 लाख। एसडीवी कितनी है? 12 लाख। तो अभी तो उसको क्या लेना पड़ेगा? 7 लाख पे 10% अगर जोड़ेगा तो 770। तब भी एसडीवी क्या, तब भी क्या आ रही है? एसडीवी क्या आ रही है? ज्यादा आ रही है। तो एफवीओसी उसको क्या लेनी पड़ रही है? 12 लाख। यहां तक क्लैरिटी है? नहीं है? हाँ। अंडर सेक्शन 50C, on the request of Mr. Divesh, the matter being referred to valuation officer and the value determined by valuation officer is 11 लाख। तो अब बताओ एफईओसी क्या ले लोगे? 11 लाख, क्योंकि उसने वैल्यू क्या कर दी है? कम कर दी है। कंप्यूट कैपिटल गेन 24/25। व्हाट विल बी द टैक्स ट्रीटमेंट इफ द वैल्यू डिवाइडेड बाय वैल्यूएशन ऑफिसर इज 12,25,000? अगर 12,25,000 करते तो एफईओसी कितना हो जाता? 12 लाख। दोनों केस में एक बार 2 मिनट लिख के 2 मिनट फटाफट सॉल्व कर लो, आपका कैपिटल गेन कितना आ रहा है। जल्दी जल्दी, 2 मिनट का क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसमें। नुपुर कहाँ चली गई है? रोज बोलती है बस वो आने के लिए। चलो। रिजल्ट के बाद आदमी थोड़ा सीरियस हो जाता है, रिजल्ट के बाद और ज्यादा वो हो गई है।
थोड़ा जल्दी से कर लो, 1 घंटा करने क्वेश्चन नहीं है ये। कितना आ रहा है आंसर? क्या इंडेक्सेशन वगैरह कुछ करना है? तो सीधे सीधे 11 - 8, कितना आंसर आ जाएगा? 3 लाख। और दूसरे कितना जाएगा? 12 - 8 कितना आ जाएगा? 4 लाख। मैं हूँ यहाँ से, इसका टाइम नहीं दूंगा मैं इतना ज्यादा। अब क्या है? कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स इन द कंपनी। अगर आप अनलिस्टेड शेयर्स बेचते हो, क्या बेचते हो? अनलिस्टेड शेयर। जैसे अभी अपन ने क्या पढ़ा, अगर आप एसडीवी से कम बेचते हो तो एफपीओसी का ले लेते हैं, एसडीओवी। वैसे ये वाला सेक्शन 50 सी ए, पिछला क्या था 50 सी, क्या था 50 सी। अब ये 50 सी ए क्या बोलता है कि अगर आप कोई अनलिस्टेड या अनकोटेड शेयर्स बेचते हो, अनलिस्टेड मतलब जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, अगर आप उसको फेयर मार्केट वैल्यू से कम में बेचते हो, फेयर मार्केट वैल्यू से कम में बेचते हो, तो एफपीओसी क्या ले लेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू। के बाद सर में कुल मिला के अनलिस्टेड शेयर की देखो मार्केट वैल्यू इतनी क्लियरली डिफाइंड नहीं होती, तो उसमें धांधली ज्यादा होती है, इसलिए क्लियरली बोल दिया गया है हमको जो एफएमवी का हम कैलकुलेट करेंगे, अगर आप उससे कम में, अगर आप उससे कम में क्या करते हो, अगर उससे कम में आप क्या करते हो? बेचते हो, तो एफईओसी क्या ले ली जाएगी? फेयर मार्केट वैल्यू। वही लिखा हुआ है, दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल एफईसी ट्रांसफर शेयर्स इन अ कंपनी अदर देन कोटेड शेयर्स, कोटेड शेयर्स मतलब लिस्टेड शेयर्स, एट लेस देन द फेयर मार्केट वैल्यू of such share determined in accordance with the prescribed manner. In such case, the FMV of the such share shall be deemed to be the full value of consideration for the purpose of computation of capital gain, provided that the provision of this section shall not apply to such transaction undertaken by certain class of persons and subject to conditions as may be prescribed. कुछ इसके exceptions है जो अभी आपको नहीं बताए गए हैं। कुल मिला के क्या बोला है? अनलिस्टेड शेयर्स के केस में, अनलिस्टेड शेयर्स के शेयर में एफ एम वी क्या हो जाएगी? एफ वी ओ सी। अगर आपकी सेल वैल्यू क्या है? एफ एम वी से कम है। अगर आपकी सेल वैल्यू क्या है? एफ एम वी से कम है। अगर एफ एम वी से ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है जितने बेचा है उसी को एफ वी ओ सी लेंगे। क्लैरिटी है? बोलो हाँ या नहीं। अच्छा, फिर यही 50 डी भी वही बोलता है, फेयर मार्केट वैल्यू टू बी एफ वी ओ सी इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस बता दिए गए हैं जहां पे सरकार को लगता है कि फेयर मार्केट वैल्यू द कैपिटल गेन सर कैलकुलेट, जहां पे सरकार को लगता है कि एफएमवी एफईओसी होनी चाहिए, तो वहां पे एक्चुअल कंसिडरेशन जगह हम हमेशा क्या ले लेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू ले लेंगे। लिस्ट आपको नहीं है, बस ऐसे बोल दिया गया, नाम का सेक्शन है। कैपिटल गेन्स आर कैलकुलेटेड ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट as sale consideration minus cost of acquisition. In some recent rulings, it has been held that where the consideration aspect of transfer of asset is not determinable under existing provisions of the Income Tax Act, then at the machinery provisions fails, the gain arising from transfer such asset is not taxable. Section 50D has inserted to provide that fair market value of the asset on the date of transfer shall be deemed to be the FEOC if actual consideration is not attributable or determinable. कुल मिला के सारा सा सेक्शन है। अगर आप एक्चुअल कंसिडरेशन को डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो, क्या क्या एक्चुअल कंसिडरेशन को डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो, तो एफएमवी मतलब ये नहीं है कि तुमको अब टैक्स छोड़ेगी सरकार, सरकार कहां टैक्स छोड़ेगी, ठीक है क्या? आपको क्या करना पड़ेगा? एफएमवी को ही क्या लेना पड़ेगा? एफवीओसी ले लेना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही? हाँ, जैसे एक्स्ट्रा वाले सेक्शंस नहीं होते हैं कि जहां पे डिटरमाइन नहीं किया जा सकता वहां पे एफवीओसी ले लेना, वो बोला है। आया समझ में? आता है? बोलो हाँ। ये वही वाली कहानी जो मैंने आपको बताई, रेफरेंस टू द वैल्यूएशन ऑफिसर के पास आप जाते हो, तो इसको मैं अभी 2 मिनट के लिए छोड़ रहा हूँ, ये मैं रीड करने के लिए दे रहा हूँ, ये आप रीड कर लो घर से, मेन चीजें कुछ अलग नहीं है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। एडवांस मनी रिसीव्ड क्या है? क्या है? क्या है? एडवांस मनी रिसीव्ड। क्या बात है? यहाँ देखो समझ में क्या होता है। ये क्या है? ये घर है। कौन सी गाड़ी ऐसी होती है? बाय। ठीक है, हाँ। ये क्या है बेटा? घर है। क्या है बेटा? घर। तू साले भटकते रहे यहाँ से वहां। ठीक है, ये क्या है बेटा? घर। ठीक है, अब ये घर को क्या किया? मैं बेच रहा हूं। मैं अपने घर को क्या कर रहा हूं बेटा? बेच रहा हूं। सुन रहे हो क्या? ओए, मैं घर को क्या बेच रहा हूं?
अरे घर को क्या कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ। अब घर को बेच रहा हूँ तो घर को बेच के मुझे क्या मिलेंगे बेटा, पैसे, पैसे मिलेंगे, पैसे। ठीक है, तो घर को बेच के पैसे मिलेंगे। मान के चलो ये आदर्श ने मेरा घर खरीदने की बात करी, ठीक है, आदर्श ने मेरा घर खरीदने की बात करी। मैंने कहा ये घर कितने का बोल रहा, कितने का बेचोगे? मैंने कहा 80 लाख का। कितने का? 80 लाख का। बोला ठीक है सर, डील पक्की। तो ऐसा होता है ना कि पहले बयाना देते हैं, पता है, एडवांस देते हैं, पहले एडवांस देते हैं, फिर रजिस्ट्री कराने जाते हैं, फिर रजिस्ट्री होती है, ऐसा होता है। तो इसने बोला 80 लाख का मकान बेचूंगा। तो बोलता है कि मेरे को लेकिन 2 महीने का समय चाहिए 80 लाख जुगाड़ने के लिए। तो मैंने कहा मैं 2 महीने तेरे लिए बैठा थोड़ी रहूंगा भाई, कोई और आएगा मैं किसी और को भेज दूंगा। बोलता नहीं नहीं ऐसा मत करो, एक काम करो एडवांस ले लो। एक बार एडवांस दे दिया इसने मुझे, कितना मान के चलो, 5 लाख रुपए। कितना दे दिया? 5 लाख रुपए। अब ये 5 लाख रुपए इसने मेरे को क्या दे दिया? एडवांस दे दिया कि 2 महीने बाद मैं आपसे मकान आके खरीदूंगा। जब ये एडवांस देता है तो एक एग्रीमेंट कराया जाता है ना, आपने सुना होगा ना, एक एग्रीमेंट होता है कि भैया 2 महीने बाद आप हमसे आके 5 लाख में मकान खरीद लो। अगर आपने 2 महीने में आके, सॉरी 80 लाख में मकान खरीद लोगे, अगर आपने 2 लाख 2 महीने में आके, क्या हो रहा है यार, अगर आपने 2 महीने में आके मकान नहीं खरीदा, अगर आपने 2 महीने में आके मकान नहीं खरीदा, तो ये जो 5 लाख रुपए आपके क्या हो जाएंगे? जब्त हो जाएंगे, फोरफिट हो जाएंगे, हम वापस नहीं करेंगे। बोलो हाँ या ना? ऐसे मैंने आदर्श के साथ क्या कर लिया? एग्रीमेंट कर लिया। ऑब्वियसली बताओ 2 महीने के बाद क्या आदर्श आया होगा? घंटा, ये क्लास में टाइम से नहीं आता, 2 महीने बाद क्या टाइम से आएगा? 2 महीने बाद आया नहीं। 2 महीने के बाद मैंने 5-10 दिन और इंतजार किया, तब भी नहीं आया। मैंने कहा ओहो हो, मजा आ गई, 5 लाख रुपए क्या कर दिए? फोरफिट। 5 लाख रुपए क्या कर दिए? फोरफिट। रोज मेरे घर के चक्कर लगा रहे हैं, मेरे 5 लाख रुपए वापस दे दो। क्या मैं वापस करूंगा? नहीं। नहीं, क्यों नहीं करूंगा वापस? कोई करना बनता ही नहीं है। क्या बात समझ में आ रही? ये कोर्ट केस कर दे तो भी क्या मेरे को वापस करना पड़ेगा? नहीं भैया, एकदम लीगल है, मैंने एकदम लीगली जब्त किया है सब कुछ। अब मैं इस मकान को आगे, अब मैंने कहा ऐसा थोड़ी किसी और को नहीं बेचूंगा, अब मैं किसी और को बेच रहा हूँ। ठीक है, मान लो अब श्रेयांश आ गया, सर हमको खरीद लो। मैंने कहा यार एक तेरा वो दोस्त आया था आदर्श, अरे मतलब हमको बेच दो यार। ठीक है, तो कोस रही है मेरे को खड़े हो गए वहां पे तू। ठीक है, तो तेरे को बड़ा है, उसको बुला लो, तू चली जा बाहर। ठीक है, तो श्रेयांश बोल रहा है सर हम खरीद लेंगे आपका मकान। हमने कहा देख तेरा एक दोस्त आया था, साला वो तो 5 लाख रुपए दे के भाग गया और 2 महीने में पैसे आया नहीं। मैं फालतू बैठा, मैं तू अगर भाई तू भी यही करेगा तो मैं क्या करूंगा? बोलता रहे सर छोटी बात, ये लो तुरंत कैश बेचो, कैश, कोई एक आध महीना रुकने की जरूरत नहीं है। 80 लाख में ये मेरे को क्या कर रहा है? कैश बेच रहा है। तो मेरे लिए एफपीओसी क्या हो जाएगा? 80 लाख। मेरे लिए एफपीओसी क्या हो जाएगा? 80 लाख। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितने मैंने ये मकान खरीदा हुआ था, बोलो हाँ। लेकिन क्या डबल फायदा नहीं हुआ? ये 5 लाख भी तो मैंने इस मकान से ही कमाए हैं। इसका क्या होगा? अब इसके दो ट्रीटमेंट होते हैं। एक, अगर आपने ये अमाउंट जब्त किया है 2014 के पहले, यानी मोदी जी के आने के पहले, और अगर आपने ये अमाउंट जब्त किया है मोदी जी के आने के बाद, एक ऑप्शन क्या होता है कि आप इसको क्या करते हो? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस कर देते हो। क्या कर देते हो? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस कर देते हो। ये होता है किसमें? 1 अप्रैल 2014 के पहले। के बाद समझ में? अगर ये एडवांस आपने 2014 के पहले जब्त किया था, हो सकता है 2013 में मैंने बेचने की कोशिश की हो, एडवांस लेके जब्त कर दिया हो, नहीं बिका, मैं छोड़ दिया, अब आज 2024 में बेच रहा हूं, तो भी एडवांस तो मैंने कब जब्त किया था? 2014 के पहले। अगर आपने एडवांस 2014 के पहले जब्त किया था, तो ये जो एडवांस है ये क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से। क्लैरिटी है? और लेकिन अगर ये एडवांस 2014 के बाद जब्त किया था तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? कैपिटल गेन में कहीं नहीं जाएगा। ये 5 लाख रुपए आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। 2014 में अमेंडमेंट लाया गया और बोला आज के बाद से जो भी एडवांस जब्त होगा, साइलेंट करो दीदी। ठीक है, 2014 के पहले के जो एडवांस है उसको क्या बोल दिया जाएगा? 2014 के पहले के एडवांस को क्या किया जाएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस किया जाएगा। क्या किया जाएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस किया जाएगा, और फिर इंडेक्सेशन वगैरह प्रॉपर मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो 2014 के बाद का एडवांस है तो उसको क्या करेंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डाल देंगे। अब एक बार रीड करते हैं। सेक्शन 51 प्रोवाइड्स दैट व्हाइल कैलकुलेटिंग कैपिटल गेन्स द एडवांस मनी रिटेन्ड बाय द एसएससी मस्ट गो टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. However, if the advance money has been received and retained by the previous owner, ठीक है,
क्या बोला टू रिड्यूस, क्या बोला है, रिटेन बाय द असेसी मस्ट गो टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से क्या होना चाहिए, माइनर। लेकिन अगर मान के चलो ये जो एडवांस मनी है वो ओनर ने ही फोरफीट की होनी चाहिए, अगर प्रीवियस ओनर ने फोरफीट की थी, अगर प्रीवियस ओनर ने फोरफीट की थी तो फिर इसको माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से नहीं किया जाएगा। एग्जांपल देके समझा रहा हूं, सुनना ध्यान से। मेरे पिताजी की प्रॉपर्टी थी, मेरे पिताजी ने बेचने की कोशिश करी, नहीं बिकी, उनने एडवांस फोरफीट किया, क्या बात समझ में आ रही है, फिर वो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में मेरे पास आई, फिर वो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में मेरे पास आई। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसकी लेते हैं, प्रीवियस ओनर की। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसकी लेते हैं, प्रीवियस ओनर की, इन केस ऑफ इनहेरिटेंस। अब अगर एडवांस किसने जब्त किया था, मैंने कि प्रीवियस ओनर ने, मैंने नहीं ना, प्रीवियस ओनर ने, तो प्रीवियस ओनर ने जो एडवांस जब्त किया था वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस नहीं होगा। क्या बात समझ में आ रही, कुल मिला के एडवांस मनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस होगी, ओए एडवांस मनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस होगी। दो केसेस, पहला वो 1 अप्रैल 14 के पहले की होनी चाहिए, दूसरा खुद बाय एससीसी होनी चाहिए। अगर प्रीवियस ओनर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले रहे हो तो प्रीवियस ओनर के में से माइनस नहीं करोगे, क्या, एडवांस मनी। मेरी वाइफ की प्रॉपर्टी थी, मेरी वाइफ ने मेरे को गिफ्ट कर दी, अब मैं उसको बेच रहा हूं, क्या बात समझ में आ रही है, मेरी वाइफ से मैंने गिफ्ट क्या करी, चलो पैसे देके ही खरीदी, मैंने अपनी वाइफ से प्रॉपर्टी ली और अब मैं उसको बेच रहा हूं, क्या बात समझ में आ रही है, और उसने अगर कोई एडवांस जब्त किया था तो क्या मेरे को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से एडवांस माइनस करना पड़ेगा, नहीं। तो वही बोला गया है, रिसीव्ड एंड रिटेन बाय द प्रीवियस ओनर एंड नॉट द एसएससी हिमसेल्फ। if SEC has been if advance money has been received and retained by the previous owner and not the assessee himself, then same will not go to reduce the cost of acquisition of the assessee, यानी कि cost of acquisition माइनस नहीं होगा। इसको बाजू में लिख लो, खुद से पढ़ के समझ में नहीं आता है बाद में, क्लियर है क्या। सेक्शन 56 2 clause 9 provides that taxability of the sum of money received as advance otherwise in the course of negotiation and transfer of capital, such sum shall be chargeable to income tax under the head income from other sources if such is forfeited on or after 1 अप्रैल 2014। 1 अप्रैल 2014 को, कि मतलब वो वाले फाइनेंशियल ईयर में मोदी जी जीते थे, तो 1 अप्रैल 2014 को के बाद से, 2014 के बाद से 1 अप्रैल या उसके बाद से कोई भी एडवांस फॉरफिट किया है तो वो यहां नहीं आएगा, सीधे सीधे कहां चला जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है। एंड द नेगोशिएशन डू नॉट रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ सच कैपिटल असेट, ठीक है क्या, यहां पे कैपिटल असेट में कुछ भी नहीं आएगा, क्लियर है कि नहीं। इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल टैक्सेशन द एडवांस रिसीव्ड एंड रिटेन सेक्शन 51 प्रोवाइड्स दैट व्हेन एनी सम एंड मनी रिसीव्ड एंड अदरवाइज इन द कोर्स ऑफ नेगोशिएशन ट्रांसफर कैपिटल असेट हैज बीन इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी फॉर एनी प्रीवियस ईयर इन अकॉर्डिंग 56(2)(9), देन सच इन अमाउंट shall be not be deducted from the cost of the asset। कुल मिला के अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में ले लिया है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस करने की जरूरत नहीं है, हाँ या ना फटाफट बोलो। लेकिन अगर 1 अप्रैल 14 का है तो उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से ही माइनस करेंगे। मैंने आपको पहले ही कंक्लूजन बता दिया था, क्या था कंक्लूजन बताओ। बस इतनी सी बात है, एडवांस मिला है, एडवांस रिसीव्ड कब मिला, बिफोर 1 अप्रैल 14, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लेकिन कब, इफ बाय एसएससी हिमसेल्फ, मतलब जो एडवांस फॉरफिट किया होना चाहिए किसने किया होना चाहिए, एसएससी ने किया होना चाहिए, प्रीवियस ओनर ने नहीं किया होना चाहिए। मतलब यहाँ ये भी लिख देता हूँ, प्रीवियस ओनर ने नहीं किया होना चाहिए, क्लैरिटी है क्या। लेकिन अगर आफ्टर 1 अप्रैल 14 है तो सीधे सीधे कहां चला जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, कहां चला जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, यहां पे नहीं आएगा, हाँ या ना फटाफट बोलो, है क्लैरिटी सबको। चलो इसको नोट कर लो, अगर करना है कहीं पे भी कैसे भी तो। क्यों सही है, उल्टा नुकसान ही है ना भाई, यहाँ भी नुकसान है वहां भी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस हो रहा है, कॉस्ट कम हो रही है, कैपिटल गेन ज्यादा आएगा, बात तो यही ना। चलेगा, आ गया समझ में, बोलो। आओ ये क्वेश्चन कर लेते हैं। मिस्टर एक्स एक्वायर्ड हाउस इन मुंबई ऑन 16/12/2012 फॉर 12,50,000 आफ्टर फ्यू इयर्स, दैट इज on March 2016 he entered into an agreement to sell the property to Mr. Y for 20,50,000। 12 लाख का खरीदा था 12 में, यानी कौन से साल में, 12-13 में, ठीक है। उसने बेचने का एग्रीमेंट कर दिया है
मार्च 16 को यानी 15-16 को, ठीक है, फॉर 20,50,000 एंड रिसीव 2.5 लाख एज एन एडवांस मनी एंड द, अच्छा ये एडवांस मनी कब मिली है बताओ? 2.5 लाख 15-16 में, यानी 1 अप्रैल 14 के पहले कि 1 अप्रैल 14 के बाद है? बाद है, ठीक है। एंड द बैलेंस मनी टू पेड विद इन द पीरियड ऑफ 1 मंथ एज पर द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, जो पैसा बाकी का है वो क्या करना है? 1 महीने के अंदर पे करना था, सब्जेक्ट टू फॉरफीचर इफ नॉट पेड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। मिस्टर वाई फेल्ड टू पे द पेमेंट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम एंड कॉन्सिक्वेंटली इट वाज फॉरफीटेड, कॉन्सिक्वेंटली इट वाज फॉरफीटेड, उसको क्या कर दिया गया? फॉरफीट कर लिया गया। लेटर ऑन इट वाज सोल्ड टू मिस्टर जेड। लेटर ऑन मतलब कि किसने? एक्स ने पहले वाई को बेचा, वाई के साथ एग्रीमेंट कैंसिल हुआ, ठीक है, उससे कितने रुपए जब्त कर लिए? 2.5 लाख रुपए। लेकिन बाद में उसको क्या कर दिया गया? फिर से सेल किया गया जेड को 25 लाख बाय मिस्टर एक्स एंड पे 2% ब्रोकरेज ऑफ सेल। यू आर रिक्वायर्ड टू असेसमेंट 24-25, यानी कब बेचा गया? 23-24 को उसने क्या कर दिया है? प्रीवियस ईयर 23-24 को उसने क्या कर दिया है? बेच दिया है, तभी असेसमेंट ईयर 24-25 में निकालने के लिए बोल रहा है। क्लियर है क्या? सॉल्व करो एक बार फटाक से अपने दिमाग लगा के, कैसे होगा? क्योंकि बिका भी है। 15-16 को एग्रीमेंट हुआ था, नहीं बिका, कैंसिल हो गया, एडवांस रख लिया, फिर बहुत साल तक रखा रहा, फिर 23-24 में बेचा है मिस्टर जेड को। हम्म, अरे कौन सही गाना गा रहा है, कौन गलत गाना गा रहा है? आंसर सही बताओ, कौन सा सही है, नहीं है, गलत है? कितना है आंसर? तुम लोग इतनी देर लगा रहे हो साढ़े से क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एफपीओसी कितना है? 25,50,000, उसमें से माइनस करो 2% ब्रोकरेज, कितना आएगा? आंसर बता रहा है 51। माइनस करके बताओ ना, मैं सीधे -2% करके। 24,99,000 नेट कंसिडरेशन आ गया, माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 14 के बाद का एडवांस है, तो कैपिटल गेन में कुछ होगा ही नहीं, पूरी कहानी आईएफओएस में जाएगी, ठीक है क्या? तो सीधे सीधे क्या करोगे? 12,50,000 का इंडेक्सेशन कर दोगे, कहां से? 12-13 से 23-24 तक। सीआईआई 23-24 का कितना है? बधाई हो, 3,24,000 इज द आंसर। अपन आगे बात करते हैं, ठीक है। अभी अपन को क्या पढ़ना बचा है इस वाले चैप्टर में, बस बताओ एग्जामिशंस के पहले, तो फिर मैं एग्जामिशन शुरू करूंगा उसके बाद। नॉट गिवन ना, वो पढ़ना बचा है। एक सेकंड ना, ये स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेस हो गया था ये वाला अपना, तो जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट था। कौन से? ये वाले ना, एक सेकंड। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, कैपिटल गेन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्लम्प सेल, कैपिटल गेन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्लम्प सेल, वेरी इजी, कोई बहुत खतरनाक नहीं है। यहां पे देख लो क्या होता है स्लम्प से। अगर मैं अपने बिजनेस की पूरी एक यूनिट सेल कर देता हूं,
मैं अगर अपने बिजनेस की पूरी क्या कर देता हूं, एक यूनिट सेल कर देता हूं, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्लम सेल। उसको क्या बोलते हैं बेटा, स्लम सेल। स्लम सेल कैसे होगी, फॉर एग्जाम्पल मैं भी आपको बताता हूं, ठीक है। स्लम सेल कैसे होगी मैं आपको बताता हूं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि जैसे टाटा को जानते हो तुम, टाटा को, टाटा टाटा टाटा, ठीक है। टाटा के बहुत सारे बिजनेस वेंचर्स हैं, ठीक है, जिसमें से एक बिजनेस वेंचर है मान के चलो तनिष्क, जानते हो आप तनिष्क, ये जानते हो तनिष्क टाटा का है, ठीक है। तनिष्क किसका है बेटा, टाटा का। तनिष्क अपना पूरा टाटा अपना पूरा तनिष्क वेंचर क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। अगर वो एक पूरा वेंचर सेल करता है तो क्या वो एक एक एसेट को अलग अलग बेचेगा कि पूरा पूरा एसेट, तुम भैया तनिष्क वेंचर तुम्हारा हुआ, हमको 5,000 करोड़ दे दो, तुम्हारा हो गया, बात खत्म, बात निकलो आगे बढ़ो, तुम अब ट्रांजेक्शन कर दो, ऐसे ही होता है। लेकिन जब ये टाटा का तनिष्क सेंटर एज ए पूरा यूनिट सेल हुआ है तो एक लमसम कंसिडरेशन मिला होगा, बोलो हाँ, और बदले में आपको यूनिट मिली होगी, बोलो हाँ। तो जो ये यूनिट ट्रांसफर हुई है, आपको सुन रहे हो मेरी बात, जो आपको यूनिट ट्रांसफर हुई है इसके अंदर असेट्स भी ट्रांसफर हुए होंगे, तो क्या हर एक असेट का अलग अलग कैपिटल गेन निकलेगा, या पूरे तनिष्क को क्या मान लिया जाएगा, एक कैपिटल असेट मान लिया जाएगा, क्या मान लिया जाएगा, एक कैपिटल असेट मान लिया जाएगा। तो अगर बेसिक बताऊं तो क्या लेंगे, एफवीओसी क्या लेंगे, एफवीओसी क्या लेंगे, ठीक है। कंसिडरेशन मिला वो, अब इसमें बहुत सारी कहानी आएगी कैसे निकालते हैं इसको, ये सिलेबस में नहीं है तुम्हारे, लेकिन इसको बेसिक बेसिक में बता दूंगा। इसमें बहुत सारा एफएमवी भी लेते हैं, एफएमवी 1 एफएमवी 2 कुछ कुछ चीजें होती है, ये बता दूंगा। तो बेसिकली कुल मिला के अभी ये मान के चलो जितना कंसिडरेशन मिला पूरे टाटा तनिष्क को बेच के वो मिला, बोलो हाँ नहीं। मेन ये है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, टाटा तनिष्क अपना तनिष्क बेच रहा है, वो तो उसने पूरा एम्पायर खड़ा किया है, अब उसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या ले लेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे नेटवर्थ, क्या लेंगे, नेटवर्थ। नेटवर्थ कैसे निकलती है, अगर बेसिक बताऊं अभी तो बैलेंस शीट आपको पता है, बोलो हाँ, टोटल असेट्स माइनस आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। अरे एफएम पढ़े हुए बच्चे हो यार, अकाउंट्स पढ़े हुए बच्चे हो, क्या बात समझ में आ रही है, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लाइबिलिटी से क्या आ जाता है, आपका नेटवर्थ आ जाता है। क्लियर है क्या, अब इसको मैं अभी मैंने ऊपर ऊपर बताया कि जनरल लॉजिक से क्या होता है, ताकि अब रीड करो तो आपको समझ में आए कि चल क्या रहा है, हुआ क्या है, स्लम सेल हो रही है, क्या हो रही है, स्लम सेल, अरे क्या हो रही है, स्लम सेल। स्लम सेल यानी कि लमसम सेल, स्लम सेल यानी कि लमसम सेल। जब लमसम सेल हो रही है तो क्या होगा बताओ, जब लमसम सेल हो रही है तो क्या होगा बताओ, आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेना पड़ेगा, नेटवर्थ। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेना पड़ेगा, नेटवर्थ। और एफपीओसी क्या हो जाता है, एफपीओसी क्या हो जाता है वो अभी अपन कैलकुलेट करना 2 मिनट बाद सीखेंगे। क्या बात समझ में आ रही है, एक सेकेंड बोलू, एफपीओसी कैसे निकलेगा, एफपीओसी कैसे निकलेगा, एफपीओसी कैसे निकलेगा बता दे रहा हूं मैं, हायर ऑफ एफ एम वी 1 और एफ एम वी 2, क्या क्या, हायर ऑफ एफ एम वी 1 और एफ एम वी 2। एफ एम वी 1 क्या हो जाएगा, एफ एम वी ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड, एफ एम वी ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड, या फिर एफ एम वी ऑफ एसेट ट्रांसफर्ड। नहीं समझे, मैंने तनिष्क एक पूरा यूनिट बेचा, हो सकता है किसी रनिंग बिजनेस को ही बेचा होगा, तो जरूरी थोड़ी है पैसे ही मिले हो सकता है मुझे बदले में उन कंपनी के शेयर्स वगैरह मिले हो, अमल कमीशन काइंड ऑफ समथिंग, बात समझ में आ रही है, या हो सकता है कुछ प्रॉपर्टी मिली हो सकता है कुछ और मिला हो। तो अगर मुझे जो मिला है तो मैं क्या देखूंगा, एफ एम बी ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड, क्या देखूंगा, एफ एम बी ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड, या एफ एम बी ऑफ असेट ट्रांसफर। जो मैंने इंडिविजुअल असेट्स बेचे या मेरी पूरी जो नेटवर्थ, जो मेरे बिजनेस की जो एफ एम बी है, क्या मेरी बिजनेस की जो एफ एम बी है, एफ एम बी ऑफ असेट ट्रांसफर, क्या क्या क्या, एफ एम बी ऑफ असेट ट्रांसफर, उसको बोलेंगे अपन क्या, एफ एम बी ऑफ असेट ट्रांसफर, या फिर एफ एम बी ऑफ क्या बोल सकते हैं इसको, कंसिडरेशन रिसीव, विच एवर इज हायर, क्या हो जाता है, एफ वी ओ सी, क्या हो जाता है, एफ वी ओ सी। इसमें से माइनस क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्या माइनस करते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाती है, नेटवर्थ, क्या हो जाती है, नेटवर्थ। अभी नेटवर्थ निकालना आपको मैं सिखाऊंगा, उसके पहले मैं चाहता हूं कि एक बार आप ये वाला पैराग्राफ रीड करोगे, कहां गया, transfer of one or more undertaking as a result of sale of a lump sum consideration
विदाउट वैल्यूज बीइंग असाइंड टू इंडिविजुअल असेट्स। एक असेट कितने का बिका उसका कोई बात ही नहीं हुई, पूरे यूनिट की बात हुई है। एंड लायबिलिटीज इन सच सेल्स, in other words it is a sale where the assessee transfer one or more undertaking as a whole including all the assets and liabilities as a going concern. The consideration is fixed for the whole undertaking and received by the transferor. It is not fixed of each asset of the undertaking. एक एक इंडिविजुअल असेट की बात नहीं हुई होनी चाहिए। अगर एक एक इंडिविजुअल असेट की बात हुई तो स्लम सेल कहलाएगी नहीं। स्लम सेल का मतलब ही होता है कि लमसम पूरा बेचे तो हम समझ लेंगे, हाँ या नहीं। Thus, it may be noted that undertaking as a whole or the division transfer shall be a capital asset. पूरी उस undertaking को एक capital asset माना गया है। पूरी उस एक undertaking क्या माना गया है? एक capital asset माना गया है। Any gain arising from slump sale of one or more undertaking held for more than 36 months, यानी ये अदर असेट्स में आ जाएगा। 3 साल से ज्यादा तो क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और 3 साल से कम है यानी 36 महीनों से कम है तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। यहां तक की बात है तो एकदम क्लियर है, बोलो हाँ या नहीं। इन रिलेशन टू कैपिटल असेट्स बीइंग अंडरटेकिंग और डिवीजन ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ स्लम सेल, द नेटवर्थ of the undertaking or the division as the case may be shall deem to be the cost of acquisition. net worth को क्या मानेंगे? cost of acquisition and the cost of improvement for the purpose of section 40, उसी को cost of acquisition, cost of improvement सब मान लेंगे। no regard shall be given to the provisions contained in the section second provision of section 48। मतलब जो नॉर्मल प्रोविजन है उनको ध्यान नहीं दिया जाएगा, सीधे सीधे नेटवर्थ को क्या ले लिया जाएगा? कॉस्ट ऑफ, क्या ले लिया जाएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अच्छा, एफपीओसी क्या लेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल असेट एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर कैलकुलेटेड इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर। तुमको बस ये बता दिया गया है कैलकुलेटेड इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर शैल डीम टू बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। मैंने फिर भी आपको बता दिया कैसे लेते हैं, वो प्रिस्क्राइब मैनर क्या है, ठीक है क्या? रिसीव्ड accruing to the result of transfer of such capital asset। ये अमेंडमेंट है इंडियन फाइनेंस एक्ट 2021 का। मतलब कि कैसे कैलकुलेट करेंगे एफवीओसी? बस इन्हें बोला एफएमवी एस में भी प्रिस्क्राइब। क्या बोला? एफएमवी एस में भी प्रिस्क्राइब। मैंने ये आगे और डिटेलिंग होती है, इसमें मैंने सिर्फ तुमको रफ आइडिया दिया है कैसे कैलकुलेट करते हैं एफएमवी 1 और एफएमवी 2 व्हिचएवर इज हायर। जो कंसीडरेशन आया है उसका एफएमवी या फिर जो ट्रांसफर किया है उसका एफएमवी, मतलब इंडिविजुअल असेट्स का नहीं, उसका मतलब क्या कहते हैं? नेट बिजनेस का एफएमवी, बिजनेस जो गया है उसका एफएमवी। क्लियर है क्या? अब क्या दिया है? एवरी एसईसी इन दिस केस ऑफ स्लम सेल शैल फर्निश एंड प्रिस्क्राइब्ड अ रिपोर्ट ऑन एन अकाउंटेंट डिफाइनिंग इंडिकेटिंग कंप्यूटेशन ऑफ नेटवर्थ, उसने कैसे कैलकुलेट किया है, एंड सर्टिफाइंग दैट द नेटवर्थ ऑफ अंडरटेकिंग और डिवीजन एज द केस में बी हैज बीन करेक्टली अराइव्ड एट द अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। उसको क्लियरली लेके आए गए हैं। अब एक बार इन्हें नेटवर्थ की डेफिनेशन बताइए यहाँ पे। पहले इतना, अच्छा पहले एक बार कर लेते हैं। नेटवर्थ क्या होता है? value of total assets of undertaking or division as reduced by the value of liability of such undertaking or division appearing in the books of accounts। यानी total assets minus outsiders liability। क्या क्या क्या? total assets minus। लेकिन अगर कोई भी रीवैल्यूएशन हुआ है नेटवर्थ निकालते समय, अब हम नेटवर्थ निकालने की बात कर रहे हैं, नेटवर्थ निकालते समय कोई भी रीवैल्यूएशन के कारण असेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ी है तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। रीवैल्यूएशन क्या कर देंगे? कम कर देंगे। क्यों कर रहे हैं ऐसा? कैश स्टोरी मिला तो छोड़ो, मैं पूरी एंटिटी बेच रहा हूं, मुझे पता है एफपीओसी माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होने वाला है। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकलेगा? नेटवर्थ। नेटवर्थ क्या हो जाएगा? टोटल असेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। मैं पहले क्या कर दूंगा? रीवैल्यू कर दूंगा। रीवैल्यू करके क्या कर दूंगा? असेट्स को बढ़ा के रख दूंगा। असेट्स को बढ़ा के रख दूंगा तो नेटवर्थ ज्यादा आएगी, नेटवर्थ ज्यादा आएगी तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ज्यादा आएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ज्यादा आएगा तो कैपिटल गेन कम आएगा। इसलिए बोला जब हम कैपिटल गेन कैलकुलेट कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए नेटवर्थ निकाल रहे हैं तो कोई भी रीवैल्यूएशन को कंसिडर नहीं करेंगे। रिपीट, क्या नहीं करेंगे? कोई भी रीवैल्यूएशन को कंसिडर नहीं करेंगे। यहां तक कितनों को समझ में आई बात? एक बार इतना रीड करो फिर आगे क्वेश्चन कराऊंगा। जब नेटवर्थ कैलकुलेट कर रहे हैं तो असेट्स को जोड़ेंगे, बोलो हाँ। तो जो डेप्रीशिएबल असेट्स हैं, जो डेप्रीशिएबल असेट्स हैं उनकी वैल्यू एज पर इनकम टैक्स ली जाएगी। एक्चुअली में इनकम टैक्स में डेप्रीसिएशन थोड़े अलग तरीके से लगता है, ये हम पीजीपीपी में पढ़ेंगे, ठीक है। ब्लॉक कॉन्सेप्ट यूज होता है इनकम टैक्स में डेप्रीसिएशन लगाने के लिए, वो ब्लॉक कॉन्सेप्ट हम पीजीपीपी में पढ़ेंगे। तो कुल मिला के जो पीजीपीपी में आप जैसे डेप्रीसिएशन लगा के बुक वैल्यू निकालते आए हो वैसे ही निकालोगे। ओरिजिनल अकाउंटिंग का डेप्रीसिएशन मेथड यूज नहीं होगा। पहली बात ये बोली गई है, क्लियर है क्या? दूसरी बात क्या बोली गई है? अगर कोई गुडविल और बिजनेस और प्रोफेशन है, गुडविल है सेल्फ जनरेटेड है तो वैल्यू क्या ले लेंगे? नील। क्या बात समझ में आ रही है? अगर एक्वायर नहीं की हुई है सेल्फ जनरेटेड तो वैल्यू क्या ले लेंगे? नील। और
पीजीबीपी में एक सेक्शन होता है 35 एडी। क्या होता है 35 एडी? जहां पे कुछ खर्चे 100%, कुछ असेट्स को 100% माइनस करने मिल जाता है। तो अगर कोई ऐसा असेट है जिसका आप 100% डिडक्शन ले चुके हो, अगर कोई ऐसा असेट है जिसका आप 100% डिडक्शन ले चुके हो, तो नेटवर्थ कैलकुलेट करते समय उसको कंसिडर नहीं, क्यों? पहली बेनिफिट ले चुके हो पीजीबीपी में, तो यहाँ पे वैल्यू क्या ले लेंगे? नील ले लेंगे। और बाकी सारे एसेट्स के लिए क्या लेंगे? बुक वैल्यू। बाकी सारे एसेट्स के लिए क्या लेंगे? बुक वैल्यू। ये फॉर ऑल अदर एसेट्स तक आप रीड कर सकते हो। रीड करो एक बार फटाक से। Mohan is a proprietor of a photofilm agency which has two units, one for printing and other for बाइंडिंग। तो एक फोटोग्राफर है, उसकी दो यूनिट्स हैं, एक में प्रिंटिंग होती है, एक में बाइंडिंग होती है। ही ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ स्लम सेल वन यूनिट, यूनिट 2 ऑन 1 अप्रैल 23 फॉर अ टोटल कंसिडरेशन ऑफ 50 लाख। टोटल कितना मिला उसका? 50 लाख। एक्सपेंस ऑन सेल वर 0.5%। द यूनिट वाज स्टार्टेड ऑन 13/14 में यूनिट स्टार्ट की गई थी। आज वो यूनिट को बेच रहा है, 50 लाख रुपए उसको मिल रहे हैं, और बेचने का ट्रांसफर का खर्चा लग रहा है 0.5%। ठीक है क्या? अब वो दे रहा है प्रॉपर्टी के लिए, उसके पास जो यूनिट 2 है, ये वाली यूनिट बिक रही है। बिल्डिंग कितने की है, मशीनरी कितने की है, सब आपको दी हुई है बुक वैल्यूज। ठीक है क्या? नेटवर्थ निकालने के काम आएगी। फिर क्या बोला है? द रिवैल्यूएशन रिजर्व वाज क्रिएटेड बाय अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग इन यूनिट 2। रिवैल्यूएशन रिजर्व दिख रहा है कितना है? 2.5 लाख। उसके कारण क्या, वो क्यों आया था? क्योंकि बिल्डिंग को 2.5 लाख से बढ़ाया गया था। तो हम जब वैल्यू निकालेंगे, नेटवर्थ निकालेंगे, तो बिल्डिंग को क्या कर देंगे? 2.5 लाख से कम कर देंगे। बिल्डिंग को क्या कर देंगे? 2.5 लाख से कम कर देंगे। ठीक है। यूनिट 2, अदर एसेट्स ऑफ यूनिट 2 इंक्लूड 1 लाख ऑफ पेटेंट्स। अदर एसेट्स में क्या है? 1 लाख के क्या है? पेटेंट्स है। ठीक है। एक्वायर्ड ऑन 1 जुलाई 17 ऑन विच नो डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज। ठीक है क्या? 1 लाख के कोई पेटेंट्स है जिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज अभी तक नहीं किया गया है। ठीक है क्या? 75% ऑफ क्रेडिटर्स एंड 25% ऑफ बैंक लोन ऑफ यूनिट 2। क्या है? 75% ऑफ क्रेडिटर्स। ये देखो लाइबिलिटी कॉमन है, तो उसने बोला है क्रेडिटर्स का 75% और बैंक लोन का 25%। किसके लिए है? यूनिट 2 के लिए। किसके लिए? यूनिट 2 के लिए। देखो असेट तो यूनिट 1 यूनिट 2 के अलग अलग है, लाइबिलिटीज कॉमन दी हुई। अरे लाइबिलिटीज क्या दी हुई है? कॉमन। ठीक है। अब उसको क्या करना पड़ेगा? बाइफरकेट करना। जैसे कैपिटल दिए 40 लाख, तो वो सिर्फ यूनिट 2 की थोड़ी लिखा हुआ है वहां पे, होगी तो दोनों की ना। क्या बात समझ में? हमको कैपिटल तो वैसे ही नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। आउटसाइडर लाइबिलिटी में क्या क्या दिया है? बैंक लोन और क्रेडिट। क्या दिया है? बैंक लोन और क्रेडिटर्स। तो उसका दे दिया कितना कितना परसेंट यूनिट 2 के लिए है, कितना कितना परसेंट यूनिट 2 के लिए है। हो कि नहीं हो? मेरे साथ फटाफट बोलो। बस तुमको यहाँ पे मुझे एक बार डेप्रिसिएशन निकालना बताना है, बाकी तुम खुद ही कर लोगे सारी चीजें। कैसे करोगे बताता हूं। पेटेंट्स कितने के थे? 1 लाख। डेप्रिसिएशन का रेट दिया है क्या? डेप्रिसिएशन का रेट दिया है क्या? नहीं। इनटैंजिबल एसेट्स का डेप्रिसिएशन का रेट 25% होता है। कितना होता है? 25%। ये अभी तुम वहां पे सीखोगे। कहां पे? पीजीपीपी में। कहां पे सीखोगे? पीजीपीपी में। और यहाँ पे पूरे ब्लॉक पे एक साथ डेप्रिसिएशन लगता है। थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ, पूरे ब्लॉक पे 1% डेप्रिसिएशन लगता है। देखो जैसे कितने का ब्लॉक था? 1 लाख। कितने का ब्लॉक था? 1 लाख। पहले साल में डिविजन लगा कितना? 25%। कितना आ गया? 25,000। कितना बचा? 75,000। कितना बचा? 75,000। फिर डेप्रिसिएशन दूसरे साल का लगा, कितना लगा? 25%। 75,000 का 25% निकालो, कितना आएगा? 75,000 का 25%, 750। ये तो देखो कितने साल से नहीं लगा है, क्वेश्चन में बोला होगा ना। क्या बोला है? 1 जुलाई 17। ठीक है। यहाँ पे कुछ वो नहीं होगा 6 महीने का, सीधे सीधे फाइनेंशियल ईयर पूरा लोगे। क्या बात समझ में नहीं? कुछ 6 महीने करेगा अपन ने? नहीं। तो क्या हो जाएगा? 17 यानी कि 17, 18, 18, 19। कब बेचा है उसने? नहीं ना, 1 अप्रैल 23 ना। 1 अप्रैल 23 ना। कब बेचा है? ही ट्रांसफर यूनिट ऑन 1 अप्रैल 23, यानी प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया? 23-24। 1 अप्रैल हो गया ना 23, तो क्या हो गया? 23-24। तो 18-19। क्यों? 1 अप्रैल 23 को बेचा है, तो कौन से प्रीवियस ईयर में बेचा है? 1 अप्रैल 23 को बेचा है, यानी 23-24 शुरू हो गया था ना। हाँ। एक सेकंड देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो कब बिका है। तारीख देखो बस, कब बिका है, यहाँ देखो कब बिका है। 1 अप्रैल 2023 को। 1 अप्रैल 2023, ये ठीक है। यहाँ देखो
1 अप्रैल 23, 31 मार्च 24, 1 अप्रैल 22, 31 मार्च 23। कब बिका? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को सेल हुआ, यानी कौन से ईयर में सेल हुआ? 23-24 में सेल हुआ। तो जिस ईयर में सेल हुआ उस ईयर की इनकम, अबे जिस ईयर में सेल होता है उस ईयर की इनकम, यानी प्रीवियस ईयर 23-24 की इनकम कैलकुलेट करोगे ना, असेसमेंट ईयर 24-25। नहीं समझे? अरे बाबा, जिस ऑब्वियसली ना, प्रीवियस ईयर का मतलब पिछला साल नहीं होता है, प्रीवियस ईयर का मतलब होता है जिस साल इनकम कमाई, दादा कैपिटल गेन तक पहुंच गए अपन, आधा डीटी होने वाला है। क्या कर रहे हो, समझ रहे हो? प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है? जिस साल में ट्रांजैक्शन हुआ, जिस साल की इनकम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कौन से साल की इनकम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो बताओ? 23-24। नहीं समझे? प्रीवियस ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25। आई बात समझ में? प्रीवियस ईयर 23-24, कौन से साल में आपने ट्रांसफर किया है? प्रीवियस ईयर 23-24 में। खरीदा कब था इंटेंजिबल एसेट बताओ? 17। तो कितने साल हुए बताओ? 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, कितने साल हुए बताओ? ठीक है, इन्होंने लिया है डेप्रिसिएशन 5 साल का लेंगे ना, क्योंकि अपन को छठवें साल में तो बेचनी है, छठवें साल में तो अपन को क्या करनी है? बेचनी है। तो उस साल का डब्ल्यूटीपी नहीं लेंगे अपन। क्या बात समझ में आ रही है? तो पहले साल में कितने की थी? 1 लाख। कितने की थी? 1 लाख। 25% डेप्रिसिएशन लगा, 25,000 कितने की बची? 75,000। कैलकुलेटर लेके बैठो, 75,000 माइनस 25%, माइनस 25%, तीसरा साल, माइनस 25% चौथा साल, माइनस 25% पांचवा साल। यानी आज जिस दिन बिक रही है उस दिन वैल्यू कितनी है? 23,731। क्या बात समझ में आ रही है? सीधे सीधे ये देखो ना, आपको क्वेश्चन में देखो ना, आपको ये डेटा कब का दिया हुआ है? जिस दिन आप बेच रहे हो उस दिन का। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे आपने क्या बोला उसको, यहाँ पे आपने क्या बोला, कितना लेंगे? टेंजिबल एसेट की वैल्यू कितनी लेंगे? 23,731। क्या लेंगे? 23,731। आओ नेटवर्थ निकालें, आओ नेटवर्थ निकालें, फटाफट फटाफट कैलकुलेटर लेके बैठो सब लोग। बिल्डिंग कितना लेंगे? बिल्डिंग कितना लेंगे? 12.5 में 2.5 लाख माइनस करेंगे, क्योंकि रिवैल्यूएशन रिजर्व उसी के लिए उसने बोल रखा है। नहीं समझे? सॉरी, ये था 15 लाख में क्या माइनस करोगे? 2.5 लाख। 15 में से 2.5 माइनस करो, 12.5 में मशीनरी पूरी 10 लाख ले लो। हाँ हाँ, नहीं प्लस करो ना भाई, अपन सारे असेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी करना है ना। तो 15 में से 2.5 लाख माइनस किया, कितना आया? 12.5। 12.5 प्लस 10 लाख प्लस 5 लाख। अब 2 मिनट रुक जाना, 2 लाख में 1 लाख तो एज इट इज ले लोगे, प्लस 1 लाख, प्लस 1 लाख, प्लस जो वैल्यू निकाली थी, कितनी निकाली थी बताओ? 23,731, 23,731 हो मेरे साथ? 23,731, ये सारे असेट्स आ गए। बात समझ में आया? 15 में 2.5 घटाया, 15 में 2.5 घटाया, प्लस 10 प्लस 5 प्लस 1, और जो 1 था जिसमें डेप्रिसिएशन नहीं लगा था, वो डेप्रिसिएशन लगाने के बाद कितना हो गया? 23,731। इसमें माइनस करोगे क्या? लायबिलिटी। अभी टोटल कितना आया बताओ? 28 lakhs, 2873 टोटल असेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी में क्या बोला है? बैंक लोन और क्रेडिटर्स है, जिसमें से क्या बोला है? 75% क्रेडिटर, 25% इज यूनिट 2, यानी 75% ऑफ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का 75%, 2 लाख का 75%, निकालो कितना आएगा? ठीक है, और 3.5 लाख का 25%, ये आ गई नेटवर्थ। टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी, 28,73731 माइनस 1.5 लाख माइनस 87,500, कितना आएगा? ये आ गई नेटवर्थ। ये क्या आ गई? नेटवर्थ। एफईओसी कितना था, कितने में बिका है? 50 लाख। कुछ और एफएमवी वगैरह दी नहीं है, तो हम सीधे सीधे एफईओसी कितनी ले लेंगे? 50 लाख माइनस एक्सपेंडिचर 0.5% करो, 50 लाख माइनस 0.5%, 50 लाख माइनस 0.5%,
-2636, अच्छा इसका इंडेक्सेशन होगा कि नहीं होगा, 2636231, इनका 26 अपना कितना है, इनका 2644141 आया है। देखो अपन ने बिल्डिंग सेम ली थी 12.5, मशीनरी 10, डेटर 5, अदर एसेट्स 1 और 23731, यही अपन ने लिया 2873731 माइनस कितना किया 1.5 लाख, और यही किया था अपन ने 87,500, यही आया था ना 2636361, और यहाँ आके वो 2644, नशा करते हैं लोग, छोड़ दो, नीचे कुछ और निकाले वही ऊपर जाके अमाउंट दूसरा हो गया, ठीक है क्या, ठीक है कोई बात नहीं, आदर्श के साथ रहते हैं इन लोग, ठीक है क्या, ये आ जाएगा, हाँ वो पुराना अमाउंट लिख दिया, इसको ये अमेंड करो, इसको चेंज कर दो, यहाँ पे ये नहीं आएगा, ये कटेगा और यहाँ आ जाएगा 2636731, ओके, माइनस कर दोगे 49,75,000 में, ये सब आदर्श के कारण ही होता है जो होता है, जल्दी करो, कहाँ बोला नो डेप्रिसिएशन, उसने बोला डेप्रिसिएशन लगा नहीं है लगा दो, तुम बोली नो डेप्रिसिएशन लिखा है तो नहीं लगाएंगे, उनने बोला नो डेप्रिसिएशन हमने नहीं लगाया आप लगा दो, तो हमने लगा दिया 25%, ये बेटा पीजीबीबी में पढ़ेंगे, ब्लॉक कॉन्सेप्ट में इंटेंजिबल एसेट्स का 25% होता है, ठीक है, चलो यहां तक समझ में आ गया, हाँ या ना बोलो, चलिए चलिए चलिए, एक बार इस क्वेश्चन को लिख के अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि बाद में वैसे ही कुछ किताब में भी गलत गलत किया हुआ है, झूम बराबर झूम शराबी हो जाओगे, लिख के कर लो अच्छे से, चलो सुनो ध्यान से, मुंडी को स्टेटमेंट स्टेटमेंट होगा नहीं क्या अभी तक तुम्हारा वो क्वेश्चन, चलो देखो एग्जेम्पशंस कर रहे हैं, सबसे पहले ये करो 54 टू 54 जीबी, इतने एग्जेम्पशन के सेक्शंस हैं आपको, सेक्शन 54 टू 54 जीबी, ये सेक्शंस हैं आपके काय के एग्जेम्पशंस के कैपिटल गेन के तहत, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पैच है, पूरे कैपिटल गेन का सबसे इंपॉर्टेंट पैच है, ध्यान सुनना, जिसमें से 54 देखो 54 बी डी जी जी ए, क्या 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 54 बी डी जी जी ए काई के लिए है, एस टी सी जी के लिए, किसके लिए है, एस टी सी जी के लिए, और नीचे वाले किसके लिए हैं, एल टी सी जी के लिए, लेकिन एक बार एल टी सी जी वाले की लिस्ट में देखो क्या क्या है, 54 बी डी जी जी ए यहां भी है, इसका मतलब क्या है, ये जो सेक्शंस हैं कौन कौन से, बी डी जी जी ए, क्या क्या क्या, बी डी जी जी ए, ये एल टी सी जी एस टी सी जी दोनों में मिलते हैं, और बाकी के जो है कौन से 54 54 EC 54 EE 54 F और 54 GB, ये किसको मिलते हैं, LTCG को सिर्फ मिलते हैं एक्सक्लूसिवली, क्या बात समझ में आ रही है, तो अगर आप ऐसे याद रख लो कौन कौन से B D G G A, क्या क्या B D G G A, ये सब का क्या है, बोथ LTCG एंड STCG, जबकि बाकी के जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हैं, LTCG के लिए हैं, ताकि आगे चल के, अभी इसमें बहुत सारी बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ताकि आपको आगे चल के याद ना करना पड़े कि कौन सा किसका था, बाकी चीजों में आप ध्यान दे पाओ, इसलिए मैं आपको यहाँ पे इनिशियली बता रहा हूं, तो फिर से बोलूंगा 54B 54D 54G और 54GA, ये किसके हैं, STCG एंड LTCG दोनों में मिल जाएगा, इसके अलावा बाकी के जो है 54 54 डबल ई 54 जितने भी हैं CEC जो भी है तुम्हारे डबल ई, मतलब ये वाले जो भी तुम्हारे सेक्शन है वो सब क्या हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है, EC डबल ई ये सब F, ठीक है क्या, और GB, क्या बात समझ में आ रही है, ये सब जो है सिर्फ किसके लिए, एक्सक्लूसिवली LTCG के लिए है, एक्सक्लूसिव STCG के लिए कुछ नहीं है, आप देख पा रहे होगे एग्जाम्पशन, ठीक है क्या, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए एक्सक्लूसिव कुछ भी नहीं है, ऊपर ऐसा एक भी नहीं है जो LTCG में ना हो, क्या बात समझ में आ रही है, यहां तक क्लैरिटी आ गई सबको, हाँ या ना बोलो, आइए एक बार देखते हैं, पहले एग्जाम्पशन से शुरुआत करते हैं, थक गए हो क्या, तो क्या करना चाहते हो, GST पढ़ना चाहते हो, लास्ट क्लास लूं, और थके नहीं रहोगे उस समय तो और दिमाग नहीं चलेगा,
क्यों, क्या होता है उससे? सुबह सुबह 1 डेढ़ घंटे पढ़ के आ जाते हैं, फुर्सत हो जाते हो तुम लोग भी। हम्म। ठीक है चलो अभी पढ़ते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, आ जाओ। सेक्शन देखो, ये है 54 बी डी 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 डी, ये दिख जा रहा है क्या? बी, अरे ये है ना 295 है मेरे में, 295 मेरे में है। देखो 54 54 बी 54 डी 54 ई सी 54 ई ई एफ जी जी ए जी बी एच, ये प्रोवाइड्स एग्जेम्पशन ऑन कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट अंडर द, इतने सारे, ये सारे सेक्शंस हैं जो आपको कैपिटल गेन के एग्जेम्पशन के लिए पढ़ने हैं। इसके अलावा एक अलग है 1037, सेक्शन 10 की एग्जेम्पशंस अलग होती है, विच इनकम वी डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, ये अलग चैप्टर है। उसमें बहुत सारी 10 की एग्जेम्पशंस आएंगी, वो पूरे इनकम टैक्स की होती है, क्या बात समझ में आ रही है? उसमें से एक कैपिटल गेन से रिलेटेड, उसको यहाँ पे उठा के लिख दिया 1037। बाकी कैपिटल गेन की स्पेसिफिक एग्जेम्पशन कहां पे आती है? सेक्शन 54 में। यहां तक मेरे साथ हो, बोलो हाँ। 1037 क्या बोलता है देखते हैं। सेक्शन 1037 exempts the capital gains arising from individual arising to an individual HUF from transfer of agriculture land by way of compulsory acquisition। मतलब कि हमने compulsory acquisition में पढ़ा था टैक्स लगता है। अगर मेरा घर कंपलसरी एक्वायर हो गया, ओ मेरा घर क्या हो गया? कंपलसरी एक्वायर हो गया, तो सरकार उसमें क्या ले लेती है? टैक्स ले लेती है। क्या बात समझ में आ रही है? अगर मुझे कंसिडरेशन मिला है तो टैक्स लगता है, कंसिडर नहीं मिला तो कोई टैक्स का सवाल ही नहीं है। यहां तक क्लियर है? लेकिन अगर जो कंपलसरी एक्वायर हुआ है वो क्या है? एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है क्या? इंडिविजुअल फ्रॉम ट्रांसफर एग्रीकल्चर लैंड बाय वे ऑफ कंपल्सरी एक्शन ओनली इफ सच लैंड हैज बीन यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग 2 years बाय सच इंडिविजुअल और एचयूएफ। मतलब अगर आपका कोई प्रॉपर्टी कंपल्सरी एक्वायर हुई है तो उसमें कैपिटल गेन आता है, लेकिन जो प्रॉपर्टी एक्वायर हुई है वो क्या है? अरे यार वो क्या है? एग्रीकल्चर लैंड है। क्या है? एग्रीकल्चर लैंड है, और उसमें पिछले 2 साल से सिर्फ लैंड होने से काम नहीं चलना चाहिए, पिछले 2 साल से उसमें खेती भी हो रही होनी चाहिए। अगर 2 साल से उससे एग्रीकल्चर हो रही थी तो उस पर टैक्स नहीं आएगा। कंपलसरी एक्विजिशन में भी टैक्स, जो मुआवजा ही मिलेगा उस पर टैक्स नहीं आएगा। एग्रीकल्चर के लिए टैक्स फ्री इनकम हो जाएगी। यहां तक आपकी ये बेसिक 1037 था। क्या था? 1037। ओ मंडी स्टेट बड़े याद है, यहां तक समझ में आ गया सबको? अगला सेक्शन 54 प्रॉपर्टी ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। मतलब आप अपना घर बेच रहे हो। क्या बेच रहे हो बेटा? घर। अब आप अपना घर बेच रहे हो तो आप पे टैक्स आएगा, बोलो हाँ या नहीं? तो वो घर पे जो टैक्स आएगा उसको कैसे बचा सकते हैं हम वो सीख रहे हैं। सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 54। पहला सेक्शन क्या है? सेक्शन 54। मुझे बताओ घर पे रहेगा कौन? इंडिविजुअल या एचयूएफ? क्या कंपनी का घर हो सकता है रेसिडेंशियल पर्पस के लिए? नहीं। फर्म एओपीबीवाई का हो सकता है? नहीं। तो ये किसको लगेगा? इंडिविजुअल और एचयूएफ को। Which asset transfer residential house building और land appertaining thereto, जो ट्रांसफर हुई प्रॉपर्टी वो क्या होनी चाहिए? रेसिडेंशियल हाउस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेसिडेंशियल हाउस होना चाहिए। इट मस्ट बी अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, हमने पढ़ा, ठीक है। शॉर्ट टर्म वाले तो सिर्फ कौन कौन से होते हैं? बी डी जी जी ए, अरे अभी पढ़ा ना। शॉर्ट टर्म वाले कौन से होते हैं? बी डी जी जी ए। क्या उसमें 54 आया? नहीं। तो 54 सिर्फ किसके लिए होगा? एलटीसीजी के लिए। किसके लिए होगा? एलटीसीजी के लिए। यहां तक हो मेरे साथ? इनकम फ्रॉम सच हाउस शुड बी चार्जेबल टैक्स इन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आप उस पे जो रेंटल इनकम कमा रहे थे उस पे आप हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स भरते आए थे। उसमें आप हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स क्या करते आए थे? भरते आए थे। यहां तक क्लैरिटी है? अरे हाँ ना बोलो यार। क्या जरूरी नहीं? रेंट सेल्फ ऑक्यूपाइड थी तो उसमें हम बेनिफिट लेते होगे आप। मतलब उसमें अगर कभी भी कोई भी इनकम कमाई तो उसमें हाउस प्रॉपर्टी पे अपने टैक्स भरा है। खुद रहते थे तो सेल्फ ऑक्यूपाइड का बेनिफिट लेते होगे, वो भी तो हाउस प्रॉपर्टी में ही लेते होगे। तो कुल मिला के बोलने की बात यह है, इंडिविजुअल और एच ओ क्या होना चाहिए? इंडिविजुअल और एचयूएफ। जो ट्रांसफर हो रहा है वो क्या होना चाहिए? रेसिडेंशियल हाउस। उसमें क्या होना चाहिए? लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट होना चाहिए, और उसकी जो इनकम है वो अभी तक आप क्या कर रहे थे? क्या हाउस प्रॉपर्टी से टैक्स कर रहे थे। वेयर द अमाउंट, ठीक है अभी आ गई कहानी, वेयर द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन एक्सीड्स 2 करोड़। मतलब जो गेन आया है, वेयर द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन, यानी कि आपने 1 करोड़ का मकान खरीदा, 10 करोड़ में बेचा, कुछ 2 करोड़ का कुछ आपका गेन आ रहा है इंडेक्सेशन लगाने के बाद, ठीक है क्या? अगर गेन आपका 2 करोड़ से ज्यादा है तो आप क्या करोगे? एक हाउस प्रॉपर्टी बेच के दूसरी वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया शुड बी परचेज विद इन 1 year और बिफोर 2 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। मॉरल ऑफ द स्टोरी, पहले लॉजिक बता देता हूं। मेरा घर था,
बोलो हाँ। मैंने इसको बेचा और मुझे क्या आया, कैपिटल गेन। क्या आया, कैपिटल गेन। अगर इस घर के बदले में एक दूसरा घर खरीद लेता हूं इसी पैसे से, अगर इस घर के बदले क्या करता हूं, एक दूसरा घर खरीद लेता हूं इसी पैसे से, तो सरकार मानेगी तुमने उस गेन को कुछ यूज नहीं किया, तुमने घर के बदले घर ही खरीदा है। हम आपको क्या कर देंगे, कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट कर देंगे। कैपिटल गेन क्या कर देंगे, एग्जेम्प्ट कर देंगे। इसलिए कई बार देखना जब लोग प्रॉपर्टी बेच रहे होते तो बोलते जल्दी से फटाफट दूसरी प्रॉपर्टी खरीद लो, क्योंकि कैपिटल गेन क्या हो जाता है, एग्जेम्प्ट हो जाता है। आई रिपीट, बड़ा मजेदार है, बहुत प्रैक्टिकली यूज होता है। क्या बात समझ में आ रही है? अगर आप अपना घर बेच के क्या करते हो, दूसरा घर खरीदते हो, तो बीच में जो कैपिटल गेन आता है वो क्या हो जाता है, एग्जेम्प्ट हो जाता है। अच्छा लेकिन बताओ, मेरा घर बिका, मेरे पास पैसे आए, तो कैसे दौड़ के जाके घर खरीद लूंगा दूसरा? किराने की चाय शक्कर तेल चाय पत्ती खरीदनी कि भैया 2 पैकेट पैक कर दो, घर खरीदना क्या तुरंत मिल जाता है क्या? एक सोच समझ के लेने वाला डिसीजन है। अब मैंने मान के चलो आज मेरा घर बिक रहा है, आज मेरा घर क्या हो रहा है, बिक रहा है। कौन सा प्रीवियस ईयर है बताओ, 23-24। इसका टैक्स कब भरूंगा, 24-25 में। अब 24-25 में मान के चलो जून जुलाई मेरी डेट होती है रिटर्न भरने की, मतलब मेरी टैक्स भरने की डेट है। क्या बात समझ में आ रही है? अब उस दिन तक मेरे को घर खरीद लेना चाहिए। अब मुझे आज मान लो किसी घर बिका ही बेचारे का 31 मार्च में, या आज ही बिका, मैं तो बोल रहा हूं 1 मार्च को बिका, तो कितने महीने मिल रहे हैं मुझे अगला घर खरीदने के लिए? मार्च अप्रैल, चलो टैक्स भरने के पहले खरीद लो, मार्च अप्रैल मई जून। क्या 4-5 महीने में घर खरीदना मजाक बात है क्या? नहीं। तो हमने बोला माई बाप ये मत दो एग्जेम्पशन, ये तुम लॉलीपॉप पकड़ा के वापस छीन रहे हो, बोल रहे हो घर के बदले घर खरीदो और 6 महीने में घर खरीदो, मजाक थोड़ी 6 महीने में घर खरीदो। सरकार ने बोला रो मत, मैं बताती हूँ। घर खरीदने, तुम्हारे घर बिकने के, तुम्हारे घर बिकने के आने वाले 2 साल तक तुम घर खरीद सकते हो। क्या कर सकते हो, आने वाले 2 साल तक क्या कर सकते हो? मेरा घर बिका, मेरे पास पैसा आया, 2 साल के अंदर मैंने घर खरीद लिया, अगर क्या 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 2 साल के अंदर मैंने घर खरीद लिया, तो मेरा कैपिटल गेन क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। हाँ या नहीं? लेकिन बताओ, अच्छा मैंने जमीन खरीद ली है, अब जमीन खरीद के घर बनाना है, तो मेरे को घर बनाने में भी तो टाइम चाहिए। तो बोला अगर रेडीमेड घर खरीद रहे हो, बना बनाया घर खरीदते ना अपन जैसे वो डुप्लेक्स वगैरह, तो 2 साल का समय मिलेगा। लेकिन अगर घर कंस्ट्रक्ट करा रहे हो तो 3 साल का समय मिलेगा। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा अच्छा, सुनना 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 सुन लो ध्यान से। मेरा घर बिकने वाला था, सौदा चल रहा था, मुझे पता था घर बिकने वाला है, मैंने एक घर पहले ही खरीद लिया, क्योंकि कहा मैं नहीं रहना चाहता किराए पे, भाई घर बिकने के बाद कहां जाऊंगा, तो मैंने पहले ही क्या कर लिया था, घर खरीद लिया था और फिर अपना घर बेचा है। अब बताओ एग्जेम्पशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। अगर आपने 1 साल पहले विद इन 1 ईयर में घर खरीदा है, मतलब कि विद इन 1 ईयर में घर खरीदा है, तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। 5 साल पहले घर खरीदा था, अब दूसरा घर बेच रहे हो, नहीं चलेगा। बोलने का मतलब मैंने घर बेचा, मैंने घर बेचा। यहां पे बताता हूं ना कैमरे में, मैंने घर बेचा। ये क्या है बेटा, घर। ये क्या है बेटा, घर। ये क्या किया, बेचा। अब अगला घर खरीदना है, अगला घर खरीदना है। कब तक खरीद सकता हूं? या तो 1 साल पहले या तो 2 साल बाद। घर बेचने के 1 साल पहले या 2 साल बाद तक, कभी भी आपने अगर दूसरा घर खरीद लिया है तो आपको क्या मिल जाएगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगी। आई रिपीट, क्या क्या क्या, 1 साल पहले 2 साल बाद। अगर कंस्ट्रक्शन करा रहे हो तो 1 साल पहले 3 साल बाद, 3 साल बाद। कंस्ट्रक्शन करा रहे हो तो 3 साल बाद। इसको मैं क्या बोलता हूं, -1 + 2 या -1 + 3। याद रखने के लिए इजी हो जाता है। क्या बात समझ में आ रही है? जब घर बेचा उसके 1 साल पहले या 2 साल बाद, जब घर बेचा उसके 1 साल पहले या 3 साल बाद तक अगर आप घर बना लेते हो या खरीद लेते हो तो आपको क्या लग जाएगा, कैपिटल गेन में एग्जेम्पशन मिल जाएगा। हाँ या ना, फटाफट बोलो। अब देखो, आदर्श को तो तुम लोग जानते ही हो कैसा आदमी है वो। उसने क्या किया देखो, बताता हूं मैं तुमको। ये उसने अभी घर बेचा मार्च में, मार्च में घर बेचा अपना। कौन सा ईयर चल रहा है बताओ, 23-24 प्रीवियस ईयर। बात समझ में आ रही है? अब ये कब तक घर खरीद लेना चाहिए इसको, 3 साल या तो 1 साल पहले। नहीं खरीदा इसने 1 साल पहले, अब आने वाले कितने साल बचे इसके बाद, 2 साल। मान के चलो कितने, 24-25, 25-26। क्लियर है क्या? अच्छा ये 23-24 की कमाई पे टैक्स इसको कब भरना है, 24-25 में, ये साल में जून जुलाई के आसपास जो भी मंथ होता है। यहाँ तक ठीक है? अब जब इसको यहाँ पर रिटर्न भरनी थी, इसने क्या बोल दिया कि हम घर खरीदेंगे।
हमने घर बेचा है, हम घर खरीदेंगे। तो सरकार ने कैपिटल गेन क्या कर दिया, एक्सेप्ट। कैपिटल गेन क्या कर दिया, एक्सेप्ट। ये महीना निकल गया, टैक्स निकल गया। अब क्या बोल रहा, नहीं खरीदता जा, नहीं खरीदता, है ना, गया पार्टी करने चला गया, गोवा चला गया, कसिनो में चला गया, जुए में पैसा हार के आ गया। अब सरकार बोल रही तुमने बोला था घर खरीदो खरीदो, तो बोल रहा भाई बाप पैसा ही नहीं है, पूरा कसिनो में हार गया, जुए में हार के आ गया, कहां से खरीदूं। तो बताओ, अब तो इसने सरकार को चूना लगा दिया, अब तो ये फक्कड़ हो गया है, ये तो कैपिटल गेन भी नहीं भर पाएगा, कहां से भरेगा, फक्कड़ आदमी है। तो सरकार ने क्या बोली, घर के बदले तुम घर खरीदो, ठीक है हम तुमको समय देते हैं। कितना समय देते हैं, बाद के 2 साल या 3 साल। लेकिन रिटर्न फाइलिंग की जो तुम्हारी डेट है, जिस दिन तुमको, जिस साल तुमने बेचा है उस साल की इनकम की रिटर्न फाइल करनी होगी ना, तो इस साल की कमाई तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसा आया होगा, तो तुमको क्या करना है, उसको एक अलग बैंक में जाके एक अलग खाता खुलवाना है, बोलते हैं उसको कैपिटल गेन अकाउंट। क्या बोलते हैं, कैपिटल गेन अकाउंट। उस पैसे को वहां पे जाके जमा कर देना है रिटर्न फाइलिंग की डेट के पहले, ताकि तुम उससे अय्याशी ना कर पाओ, ठीक है, गोवा ना जा पाओ, कसिनो में ना हार पाओ उसको। क्या बात समझ में आ रही है, बोलने का मतलब क्या है। अगर तुम सरकार को ये बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, हम घर खरीदेंगे दूसरा, हम घर खरीदेंगे दूसरा, हमको एग्जाम्पशन दो, सरकार ने बोले दिया, लेकिन उस पैसे को क्या करो, कैपिटल गेन अकाउंट में जाके क्या करो, डिपॉजिट करो रिटर्न फाइलिंग के पहले पहले। क्या बात समझ में आ रही है। और उस पैसे, उस अकाउंट से पैसा सिर्फ कब विड्रॉ कर सकते हो, जब घर बनवा रहे हो, उसके लिए पैसा पेमेंट करनी है सिर्फ तब। अच्छा, बोला घर बनवा रहे हैं और पैसा निकाला और जाके घूमने चले गए, ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे ही तुमने किसी और चीज के लिए यूज किया और तुमने घर के लिए नहीं खरीदने के लिए यूज किया, सरकार उस पर क्या लगा देगी, जो कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट किया था उस पर वापस टैक्स लगा देगी। क्या बात समझ में आ रही है। तो मतलब अगर तुम, वैसे प्रैक्टिकली कैसे होता, तुमने कैपिटल गेन अकाउंट से निकाला तो तुम कहीं ना कहीं पैसा ट्रांसफर करोगे, अगर घर खरीद रहे हो तो दूसरे के अकाउंट में आएगा, उसके परचेस ट्रैक हो जाता है। क्या बात समझ में आ रही है। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या बताओ, अगर आपने अपना घर बेचा, ओए होए 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 होए, क्या किया क्या किया क्या किया, अगर आपने अपना घर बेचा तो बदले में टैक्स बचाने के लिए आपको एक दूसरे, बदले में आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा घर खरीदना पड़ेगा, है ना। खून के बदले खून, मौत के बदले मौत, और घर के बदले घर। क्या बात समझ में आ रही है, आपको घर खरीदना पड़ेगा। चलो मौका दिया बदला लेने का, कब तक का मौका है, 2 साल या 3 साल या 1 साल पहले ही बदला पहले ही ले चुके हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर है क्या। कंस्ट्रक्टेड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years और आफ्टर द ट्रांसफर। क्या बात समझ में आ रही है। अच्छा, घर के बदले क्या खरीदोगे, घर। मजे की बात क्या है, अगर आप लैंग्वेज पढ़ोगे तो क्या लिखा है, विच असेट टू ट्रांसफर, रेसिडेंशियल हाउस। यानी बेचना क्या है आपको, रेसिडेंशियल हाउस। खरीदना क्या है, रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया। मतलब जो घर बेच रहे हो कहीं का भी हो सकता है। अरे मैंने अपने यूएस का घर बेच दिया, मैंने अपना न्यूजीलैंड का घर बेच दिया, मैंने अपना ऑस्ट्रेलिया का घर बेच दिया, पर कैपिटल गेन बचाने के लिए अगर घर खरीद रहे हो तो कहां खरीदना है, इंडिया में खरीदना है। क्लैरिटी है या नहीं है, फटाफट बोलो। वेयर द अमाउंट ऑफ कैपिटल डज नॉट एक्सीड 2 करोड़। अच्छा, अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ से कम है तो क्या कर सकते हो, एक के बदले क्या कर सकते हो, 2 रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया विद इन 1 year और 2 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। एक घर बेच के इतना पैसा मिला, इतना पैसा मिला कि दूसरे घर का पूरा ही नहीं हो रहा, तो कैपिटल गेन तो उतना ही एग्जेम्प्ट होगा जितना पहला घर था। तो बदले में आप कितने घर खरीद सकते हो, 2 घर। कितने घर खरीद सकते हो, 2 घर। अगर आपकी इनकम क्या है, 2 करोड़ से कम। अगर आपकी इनकम क्या है, 2 करोड़ से कम। वेयर द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, से लिखा है ना। तो परचेज 2 रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया विद इन 1 year और 2 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। कंस्ट्रक्ट 2 रेसिडेंशियल विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year या 3 years आफ्टर द ट्रांसफर। कितनों को समझ में आई बात। हाँ, ये इन लोग की होशियारी है। क्या बात समझ में आ रही है। ये इनने होशियारी करी है कि कैपिटल गेन ज्यादा हो रहा है तो एक ही खरीदोगे, और कम हो रहा है तो क्या करोगे, 2 खरीदोगे। मतलब कुल मिला के एक छोटे आदमी को पॉसिबिलिटी दी जा रही है कि आप 2 रेसिडेंशियल हाउसेस तक ओन कर सकते हो। क्या बात समझ में आ रही है, कि एक हाउस बेच के आप बदले में 2 हाउसेस खरीद सकते हो। क्लियर है या ऑल क्लियर है, फटाफट बोलो। ऐसा होता है, मैं बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा, अभी पूरा क्वेश्चन करेंगे, इतना वो मत करो। मेनली ये है कि मेरे पास 2 हाउसेस में ओन कर सकता हूं, इसका मतलब ये है, समझो मेरी बात को, कि मेरे पास ऑलरेडी एक घर है, अब मैं एक और दूसरा घर खरीद रहा हूं। मेरे पास एक घर है, मैं अपना एक दूसरा ये घर बेचा और दूसरा घर खरीदा, लेकिन ऑलरेडी मेरे पास कोई और दूसरा घर भी है। तो ऐसे तो आप घर के घर खरीदते चले जाओगे, फायदा क्या, आप मैक्सिमम कितने हाउसेस ओन कर सकते हो, 2। क्या बात समझ में आ रही है। तीसरे घर पे आपको क्या लग जाएगा, कैपिटल गेन लग जाएगा, अगर आपका गेन 2 करोड़ से कम है तो। मैं अभी एक इसको पूरा लिख के बताऊंगा, एक्चुअली में आईपैड की बैटरी खत्म हो गई और कोई बात नहीं है।
आज की सभा को यहीं पे टीटी के लिए समाप्त करते हैं, ठीक है क्या? इसको अपन डिटेल में और कल करेंगे, बाकी का अगली क्लास में करते हैं। आज की सभा समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।